अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट का दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव डे कि मार्केट की पोजीशन काफी हद तक एक कैटेगरीजम दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हम कह सकते हैं कि 4.5% मार्केट लूज कर चुकी है। आज ये तीसरा दिन है और यहाँ पर कुछ न्यूज है जिसका इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें सबसे पहले MSCI की जो रीबैलेंसिंग दिखाई देती है वो एक इम्पैक्ट दे रही थी। आज के दिन भी हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे गिरावट देखी और मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी हद तक डाउनवर्ड चले गए। स्टार्टिंग ऑफ द इन 1 an hour हमने देखा ये सिचुएशन, लेकिन उसके बाद मार्केट में कुछ रिकवरी आई और फाइनली क्लोजर फिर भी हम कह सकते हैं 500 अबव पॉइंट्स का हुआ। और इसके साथ साथ एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स में जो MSCI के रीबैलेंसिंग के अलावा जो ऑनगोइंग रोल ओवर वीक दिखाई देता है वो भी इस बात की जो है वो आज हमें लग रहा था कि रोल ओवर वीक के ही सेंटिमेंट्स हैं जो ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मार्केट हाईलाइट्स। अच्छा वालों का डेली हाईलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं क्या रही। ओपन हुई मार्केट 44,948.52 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 44,983.91, लोअर वॉज 44,207.83 एंड फाइनली क्लोजर 44,363.70 का, यानी कि 584.82 का डिक्लाइन इन अ सिंगल डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 310.38 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा दिखाई देता है। वॉल्यूम्स में 45.82 मिलियन शेयर का, वैल्यू रही 12.94 बिलियन रुपीज एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्टिल बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। TRG पासेस इसको लीड कर रहे हैं 1.76 के इजाफे के साथ 90.11 पे क्लोजर, 26.51 मिलियन शेयर ट्रेडेड। WTL सेकंड स्पॉट पे 0.06 का डिक्लाइन, 2.11 पे क्लोजर, 24.68 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। TPLT 3.37 का डिक्लाइन देखा गया। ये प्रॉपर्टीज हैं 42.39 पे क्लोजर रहा, 24.08 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मार्केट के अंदर के सेंटिमेंट्स काफी हद तक एक कॉशियसनेस पे दिखाई दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कुछ ट्रिगर न्यूज का जो कि फर्दर इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे सकती है। तो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन पहले हम देखते चलते हैं टॉपिक। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो कि ऑनगोइंग स्टेटस दिखाई देता है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, IMF एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक कंडीशन है वो ऑटोनॉमस हो चुकी है। तो ये तमाम चीजें कंपाइल होकर एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल कर सकती हैं। और हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया उसके ऊपर भी आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत पोपल रई साहब, आप प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ समसम साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आसिफ समसम साहब से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हो रही है, पॉलिसीज की बात हो रही है, बहुत ही अच्छे एक हालात दिखाई देते हैं। अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से भी बात की जाए तो यहाँ से भी जो एक हम कह सकते थे कि देरी नजर आ रही थी, अब वो भी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं तकरीबन कोविड की सिचुएशन को, और उसके साथ साथ अलाई इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं। तो कैसे देख रहे हैं आसिफ समसम साहब? बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया टीवी में, और मैं इससे पहले भी आपके साथ प्रोग्राम इसी सेक्टर पे मैं कर चुका हूँ। जैसे आपने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से आपने एक बात की कि बड़ी पॉजिटिव है, तो देखें हमने तो हमेशा उम्मीदें ऐसे ही रखी है, पॉजिटिव रखी है, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा कि आप एक तासुर है। वो स्पीड जो होना चाहिए, वो अप्रूवल जो जिस तेजी से होनी चाहिए वो नहीं है। आज भी वहाँ एक लॉक लगा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये सिस्टम जो है चल पड़े और ये इसमें कोई तेजी आ जाए। लेकिन मैं इन सब बातों से पहले, जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की, पैकेज की बात की कि एक पैकेज। चलिए सर, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, आपके थोड़े सा इशू है साउंड में, तो मैं चाहती हूँ पहले पोपल हिसाब से उनका चेक ऑन ले लूँ। सर, दिखाई ये देता है कि एक इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी भी एक बहुत हम कह सकते हैं स्टार्ट में देखा गया था। पिछले साल ये जो है वो एक IMF की शर्त थी, कंडीशन थी, और उस पर फाइनली अमल होता हुआ दिखाई दिया है। अब जबकि चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट था ये डिसीजन हो जाना, ये बिल पास हो जाना?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है, मेरा ख्याल है इट इज़ अलाइंड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज जो हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बड़े ऑटोनमस हैं, यानी दे टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। और इसी तरह हम लोगों का भी था। लेकिन अब कंडीशनल ऑटोनमस होना मीन के IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी पॉलिसीज, उनका फ्रेमवर्क वो बने, और इतना ऑटोनमस मेरा ख्याल है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए भी वरीसम है। और आपने आज रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी और फाइनेंस मिनिस्टर खुद ओपनली उन चीज़ों को बता चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग मजबूर हैं कि उनकी बातों को मानें, क्योंकि हम आई थिंक इट्स देयर कंडीशन के द ट्रांच विल नॉट बी रिलीज्ड इन जनवरी टिल ऑल दी कंडीशंस आर मेट एज फार एज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। राइट। चले जी, आसिफ समसम साहब पे आएंगे। सर, कमेंट आपका रह गया था, पॉलिसीज की बात हो रही थी, उसी को आपने एक बात शुरू की कि एक स्कोप है इस इंडस्ट्री का, जो हम समझते हैं कि कोविड के बाद एक फैसला हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब का 2020 में, और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दिया जिसको हम सब ने वेलकम किया था। ठीक है। और आज भी हम समझते हैं कि वो विलिंग है और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने सोच दी, जो उनका विजन था, वो चाहते हैं। लेकिन हमने जब ये पैकेज आया था, आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी, बाकी में भी हमने निशानदेही की थी कि इसको अगर इसकी ट्रैक, हमने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं अगर वो हो जाएं तो वो जो चाहते हैं, उनका जो विजन है, वो इंशाल्लाह हम फिर आज भी पूरी उम्मीद है कि वो फिर ट्रैक पे आ सकता है। क्योंकि हमने कहा था कि देखें, अगर टीम मजबूत होगी, कराची चैम्बर को आप स्टेक होल्डर, कराची की जब हम बात करेंगे, सिंध का देखें इशू क्या हुआ, जो पैकेज था 2020 में वो मुल्क में चला, पंजाब में चला और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और जो जो बातें उन्होंने की वो पूरी करके दिखाई इमरान खान साहब ने पंजाब के अंदर। इसी तरह KPK में भी उन्होंने करके दिखाया। लेकिन चूंकि बात की जाती है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों का अख्तियार है, तो वो सूबे ऑन बोर्ड थे, उनका एक पेज पे होना ये इस बात की दलील थी कि ये सारी चीजें उसी तरह इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था। लेकिन सिंध में ये सारी चीजें नहीं हुई। हमने इसको ऐसे नहीं कहा कि सिंध गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही या फेडरल नहीं कर रही, हमने सिर्फ ये कहा कि कोऑर्डिनेशन का फकदान है, और अगर वो चाहें तो कराची चैम्बर को, FPCCI को वो ऑन बोर्ड लें। क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, हम समझते थे, पहले दिन से हम समझते थे कि जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, और ऐसा ही हुआ। आज मैं 2021 में आपसे ये बात कर रहा हूँ कि वही हुआ जिस खदशे का हमने इजहार किया था। हमने इस खदशे का इजहार नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब अब विलिंग नहीं है या वो जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा कि हम उनको वेलकम करते हैं और वो चाहते हैं इस मुल्क में ये सेक्टर चले। और नो डाउट के लोकल सतह पे अगर हम बात करें, देखें एक्सपोर्ट बंद थी कोविड में, जहाँ जो फ्रेट के इश्यूज थे वो सारे आज भी अभी भी वो हैं। तो लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये सबसे टॉप सेक्टर था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, और उसी पे उन्होंने उसी की नब्ज पे उस पे हाथ रखा इमरान खान साहब ने, और उन्होंने वो करके दिखाया। लेकिन हम चूंकि हमेशा ये क्लेम करते हैं, कराची की जब मैं बात, मैं FPCCI में इस पाकिस्तान का हेड हूँ, पूरे पाकिस्तान के सेक्टर में हेड हूँ इस वक्त। आज मैं एडवाइजर हूँ कराची चैम्बर में इसी सेक्टर का। मैं जब बात करता हूँ तो देखिए दोनों चीजें हमें साथ लेके, पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमने कहा कि वो नजर आ रहा है, वो कर रहे हैं, नो डाउट के इसमें कोई वो बात नहीं जो हमने कहा था कि 50 लाख घर मुमकिन नहीं है इनके 5 साल के टेन्योर में, लेकिन शुरू हो जाए, एक भी शुरू हो जाए तो हम उसको कहते हैं शुरू हो गया। तो वो शुरू हो जाए तो वो चीजें जो शुरू हुई पंजाब में नजर आ रही हैं, सिंध में हमें नजर नहीं आई। इसलिए नजर नहीं आई कि हम चाहते थे कि कुछ अगर वो मुशावरत हमसे करते, हमने कराची चैम्बर से भी मुशावरत तो होती है हर थर्सडे को, वो खुद आपके जूम मीटिंग्स होती हैं। हम समझते हैं कि स्टेक होल्डर नहीं है इनके पास, वो हम समझते हैं कि देखिए कराची रुकावट कहाँ सिंध में आई ना, आप विटनेस हैं, सारे लोग पाकिस्तान के विटनेस हैं कि मुश्किलात उनको सिंध में पेश आई। तो हमने ये नहीं कहा कि हमारी शिकायत है सिंध गवर्नमेंट से, हम समझते हैं वो भी विलिंग है, वो भी चाहते हैं काम हो। क्योंकि देखिए रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का स्लोगन है, और वो कभी नहीं चाहेगी कि अगर किसी को मकान, जिस तरह आजकल जो हालात चल रहे हैं जिसमें असेंबली में इनके बयानात आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। और ये पॉलिसी आप समझते हैं कि बहुत पॉजिटिव साबित हुई, और आपने कहा जैसे कि राइट फोकस रखा, यही एक इंडस्ट्री थी जिससे तमाम इंडस्ट्रीज कनेक्टेड थी, और इसका कनेक्शन अच्छा साबित हुआ, जिसका इम्पैक्ट भी हमने देखा, कोविड में वाज़ेह रिजल्ट भी आए, सारी चीज। लेकिन सिंध, देखिए मैं आपको इन सारी चीजों के बाद एक करूँगा, सिंध में हमें वो जो उनका विजन था उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने फिर आपसे कहा कि देखिए कराची वर्टिकल तामीरात का हब है, और हम चाह रहे थे कि यहाँ पे जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, देखिए सबसे बड़ा फकदान है स्टेबिलिटी का बायलॉज में।
अगर इसके लिए आप अगर नहीं लेंगे स्टेक होल्डर को, कराची चेंबर मदर है, आप उनको नहीं लेंगे ट्रांसपेरेंसी में, वो नंबर 1 है। अगर हम प्राइम चेंबर की बात करें पाकिस्तान में तो चेंबर 1 है। अगर आप उसको नहीं लेंगे, हमने लिखा भी था, उसके बाद भी अगर कोई रिस्पांस नहीं है तो आज 2 साल हम गुजार चुके हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब की इस पॉलिसी को जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से उन्होंने दी और जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। शौकत पप्पू भाई साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि पॉलिसीज की बात की है, समसन साहब ने बहुत जबरदस्त इस बात को जो है वो डिफाइन किया है, और पॉलिसीज भी आती हैं। पॉलिसीज हमेशा पाकिस्तान में लाई गई हैं, ऐलानिया तौर पर भी लाई गई हैं, लेकिन अब जबकि फाइनली ये देख रहे हैं हम, जिसमें कोविड के दिनों में भी नताइज उसके वाज़ेह तौर पे देखे गए हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की भी पॉलिसीज आ रही हैं, जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मांग रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री की कोई पॉलिसी आनी चाहिए क्योंकि इतने जबरदस्त इसके बेनिफिट्स आए। तो आप समझते हैं अब जो पॉलिसीज आ रही हैं और जितना उनका एक रिजल्ट आ रहा है, तो क्या ये फर्दर कंटिन्यू की जाएंगी, और जैसे इसका एक टाइम ड्यूरेशन देखा जा रहा है कि 15 साल या 20 साल के लिए पॉलिसीज कंटिन्यू होनी चाहिए? देखिए, फेडरल पॉलिसीज जो है ना वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेना और उनसे मुशावरत करना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट ये। दूसरा एक ये जो 18th अमेंडमेंट यानी डेवोल्यूशन में सूबों की खुद मुख्तियारी की वजह से उनको भी ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सूबे लेवल पे होती है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कम से कम 2 सूबे जो हैं वो मैं देखता हूँ कि पॉलिसी में ऑन बोर्ड नहीं होते, या उनको खुद समझ नहीं है, या एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसको जितनी जल्दी वो करें। देखिए, वी हैव टू सी इट इन द पैरामीटर ऑफ पाकिस्तान। वी डोंट हैव टू सी कि सिंध है, बलूचिस्तान है या पंजाब है, वी हैव टू सी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अब प्राइम मिनिस्टर हिम्मत करते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं, फॉर्मुलेट होती है, इम्प्लीमेंट होती है, उसको आगे किया जाता है, लेकिन फिर उनको कम से कम ये चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट को सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन अपनी रखें और आगे चलें, ताकि जो पॉलिसीज हैं वो प्रोग्रेसिव नजर आएं। अच्छा, इन्फ्लेशन की बात होती है तो एक हल दिखाई देता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने में आप समझते हैं ये पॉलिसीज कितनी मददगार साबित होंगी? क्योंकि अब जो कि नताइज चल रहे हैं, यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गरीब आदमी के लिए क्या इकदाम होने चाहिए जिससे अभी के दौर में फायदा उठाया जा सके? देखिए, इसके अंदर भी इश्यूज हैं। अभी जैसे सबसे बड़ा इश्यूज है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है वो अंडर स्ट्रेस ऑफ एनर्जी, गैस उनको नहीं मिल रही, और बिजली की लोड शेडिंग का भी इशू होता है। कई बड़े इंडस्ट्रियल जो ग्रुप हैं उनकी अपनी सेल्फ जनरेशन है, कोई ऑल्टरनेट एनर्जी पे है या जिन्होंने अपने जनरेटर्स लगाए हुए हैं। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में सिर्फ खुद कफील नहीं है, वो माइक्रो इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करती है, यानी एसएमईज। अब एसएमईज को अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वो अपने टारगेट मीट नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपको अलाइड जो रिक्वायरमेंट है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी अगर इन्फ्लेशन आप डिजिट्स में देखना चाहें, असेसमेंट अगर करें कि बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी और ये तमाम चीजें बढ़ेंगी, तो बड़ी वरीसम सिचुएशन हो जाती है। तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए मैं समझता हूं कि फिर वही है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो है उसको बड़ा टाइमली इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा अजीब सी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान को जो गैस है वो बहुत देर हो गई और टाइमली हमें गैस लेनी चाहिए थी। तो अगर इस किस्म की जब आप बातें करेंगे आपको फेडरल मिनिस्टर, तो नीचे फिर प्राइवेट सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज को। अच्छा सर, गैस की बात की आपने, विंटर सीजन भी है, तो विंटर सीजन के अंदर क्या सिचुएशन दिखाई देती है? अब तो गैस का ओवरऑल अगर एनर्जी क्राइसिस है तो हम पावर की तरफ चले जाते हैं, बिजली की तरफ चले जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि जो जैसे ऑल्टरनेट कहा गया है, हमाद साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि जो ज्यादा बिजली यूज करेगा उसको जो है वो ज्यादा इंसेंटिव दिए जाएंगे? देखिए, ऑल्टरनेट एनर्जी तो बहुत पहले गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए था। ऑल्टर एनर्जी में सबसे बड़ी सोलर एनर्जी है, वो मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेशन रिलीफ देना चाहिए था। ठीक है। दूसरा ये कि अभी टोटली हमारा गैस जो सेक्टर है वो LNG LPG पे चल रहा है। अब उसको टाइमली जो हमारी अपनी एक्सप्लोरेशन है,
आई थिंक दैट विल टेक अबाउट another 3 to 4 years कि वो मटेरियलाइज हों और वो पाइपलाइन में आए और फिर हमारी इंडस्ट्री के अंदर. इसी तरह इंटरनेशनल पाइपलाइंस हैं, आपको पता है तुर्कमेनिस्तान से कासा और दूसरी जो पाइपलाइंस हैं वो चली हुई हैं, वो आ रही हैं, लेकिन वो फिर स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो हम तक अभी तक नहीं पहुंच सकी. ईरान की पाइपलाइन बॉर्डर पे खड़ी हुई है, वो सैंक्शंस की वजह से आगे नहीं बढ़ रही. ये बहुत से स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम हैं. ऐसा नहीं है कि अवाम को भी समझना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको अच्छी तरह लोगों को समझाएं. एग्जैक्टली एड्रेस करें. चलें जी, एक ब्रेक की जानिब करते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले हम शौकत तोपुलज़ई साहब से भी बात कर रहे थे और समसम साहब से भी बात. दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं. समसम साहब, आपसे आगाज करेंगे. होता यह है कि जब एक्सपोर्ट की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी एक वेटेज दिखाई देता है, तो सीमेंट और खासकर स्टील के इंपोर्ट के प्राइस काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कोल की कीमत शामिल है, रॉ मटेरियल की कीमत शामिल है. तो फिर वो कितना अफेक्ट करेगी इस इंडस्ट्री को? देखिए, हमें उन्होंने दर्जा दिया 2020 में इंडस्ट्री का दर्जा देने का मतलब ये है कि स्पेशल इंसेंटिव होते हैं, वो होते हैं एंड यूजर के लिए. हम चूंकि एंड यूजर है, हम जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है उसके एंड यूजर है, हम कोई कमर्शियल रिटेल नहीं करते, उसको कमर्शियली इंपोर्ट करके रिटेल नहीं करते. हमने पहले दिन कहा था कि काम होना चाहिए था इस बात पे कि सरिये पे ARD खत्म कर दी जाए अगर कंपटीशन में जाना है. देखें, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है और हम करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहिए, प्रोसेसिंग को नहीं. प्रोसेसिंग अगर अभी यहाँ जितना भी काम हो रहा है वो प्रोसेसिंग का हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं हो रहा है. वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं. ठीक है, हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन जब एक अनबिलीवेबल प्राइस, अच्छा किसका नुकसान है? मैं अगर आज डिफेंड करूं और मैं कहूं कि ARD खत्म कर दें, तो नुकसान सबसे बड़ा जो स्टील की प्राइसेस का है वो हुकूमत को होता है, क्योंकि सबसे बड़ी डेवलपमेंट मुल्क में वो हुकूमत खुद करती है. मैं एक इंडिविजुअल बिल्डर या हमारी एसोसिएशन या हमारे जो बिल्डर्स हैं उनको सबको भी मिला लिया जाए तो उनसे भी 100 गुना ज्यादा हुकूमत खुद उसको डील करती है. तो अगर वो नहीं अगर उसको देख रहे, हमने कई फोरम पे कहा कि SROs दिए जाएं एंड यूजर के लिए. जो बिल्डर लाइसेंस रखता है उसको आप इंपोर्ट पे बेनिफिट दें, इस पे आप RD खत्म करें, ARD खत्म करें. सेल टैक्स उसको जो है कुछ टाइम के लिए, साल 1.5 साल के, जब तक ये फ्रेट के इशू, क्योंकि फ्रेट बढ़ चुके हैं, इंपोर्ट महंगी पड़ रही है, फ्रेट के इशू. और इसी तरह जब हम FPCCI में एज ए कन्वीनियर बात करते हैं, तो चूंकि हम सारे इंडस्ट्री की नुमाइंदगी करते हैं, हम समझते हैं कि स्टील वालों के साथ भी अगर मुश्किलात हैं तो वो भी आए हमारे साथ बैठे, हम मिलके कोई रास्ता निकालते हैं कि कैसे उसकी कॉस्ट को कम किया जाए. सीमेंट वालों के साथ अगर इशू है तो हम उनको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. हम उनमें से नहीं है कि मलबा किसी एक इंडस्ट्री पे डाल दें सारा कि जी उन्होंने कर दिया, मेरा भी कसूर होगा या मुझे जो होमवर्क करना था मैं कसूर. लेकिन मिल बैठ के बीच का रास्ता निकालना चाहिए. दूसरी बात ये कि देखें, अगर सिंध में आज भी मैं चाहता हूं कि वो चाहते हैं, देखें लो कास्ट हाउसिंग की बात 24 लाख, 27 लाख, 30 लाख से शुरू हुई, वो आज फेल हो गई. इसलिए फेल हो गई. अब कितना अमाउंट अब मुमकिन ही नहीं है इस प्राइस में. और मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने ये सजेस्ट किया था, हम उस वक्त उनको कह रहे थे कि आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कराची चैम्बर को ऑन बोर्ड लें, उनकी राय लें, आप FPCCI को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में 50% से अबव मटेरियल इंपोर्ट से बिलोंग करता है. और इसमें एक्सपर्टीज कराची चैम्बर की है. जिस अलाइड इंडस्ट्री को क्लेम किया जाता है वो कराची चैम्बर की मेंबर है. तो अगर आप उनको साथ लेते तो हम आपको एग्जैक्ट एक आइडिया दे सकते थे कि 3 साल के बाद इस प्राइस पे जाके खड़ा होना है. ठीक है सर, लेकिन इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइस जो है वो मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए, चैम्बर को आइडिया है, चैम्बर को काफी चीजों का आइडिया है. अगर वो साथ लेते उनको, या उनकी आज भी नहीं है मुशावरत, अगर आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी अगर वो नहीं लेंगे तो वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम पहले दिन भी उनको ये एडवाइस करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार थे. और प्राइवेट सेक्टर में मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर को अगर साथ नहीं रखेंगे और प्राइवेट
सेक्टर में सेलेक्टेड लोगों को साथ रखेंगे, देखिए ये वर्ड आप याद रखिएगा, सेलेक्टेड लोगों को साथ रखेंगे, यही हशर होगा जो सिंध में हमारा हुआ। और अगर आप आगे चाहते हैं, ओके, आपने सही, आपका पॉइंट आ गया है, समझ में आ गई है चीजें। अब जबकि अलाइड इंडस्ट्रीज भी फायदा उठाते हुए दिखाई दे रही, एक सीमेंट और एक स्टील के मसले के अलावा और भी चीजें जो है वो काफी महंगी होती हुई दिखाई दे रही, तो एक गरीब आदमी के लिए घर जो है वो कितना मुमकिन हो सकता है? आपने जैसे कहा कि 27 लाख, लेकिन हमने देखा था कि हाउसिंग स्कीम में ज्यादातर जो बिल्कुल एक कमरे का मकान था वो भी 35 लाख से स्टार्ट हो रहा था। तो ऑब्वियसली अब तनख्वाहें भी लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ख्वाब भी होता है घर, अपनी छत, हर इंसान का ख्वाब होता है, फैमिली का ख्वाब होता है। तो आप समझते हैं कि अब जो कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो वो इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है, वो भरोसे के काबिल हैं, या फिर उनके अंदर जो है वो एक इतना पोटेंशियल है कि वो डिलीवर करेंगे? मुझे अब टाइम दीजिएगा इसके जवाब के लिए। दो बातें आपने सर, आप दो गेस्ट हैं तो मैं टाइम बाय टाइम दोनों को लेकर, मैं आपका सवाल बड़ा अहम है, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। आपने कहा कि क्या लोग एतमाद करेंगे, भरोसा करेंगे, ये बड़ा अहम है। इस वक्त सिंध में ये टूट चुका है, पूरे पाकिस्तान नहीं, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। सिंध में जो फैसले आ रहे हैं अदलिया के, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने अपने ऑनरेबल कोर्ट के बारे में नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। जो फैसले आ रहे हैं मैं समझता हूँ वो अपने उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक फैसले हैं। हमने कभी अदलिया के फैसलों पे हम ना सोच सकते हैं, बल्कि हमें एहतराम, मैं सबको, हम तो कहते हैं कि हमें एहतराम भी करना चाहिए। तो ये क्यों अदलिया को इतना एक्सट्रीम पे जाना पड़ता है कि हम शुरू से कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी अगर बायलॉज आप हमारी मुशावरत से तैयार करें तो मैं समझता हूँ कि अदलिया भी हमें सपोर्ट करती थी, करती रहेगी। सर, ये मामला जो है वो सब जुड़े हैं। दूसरी बात ये कि देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि आज ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे एतमाद टूट चुका है, लोग डर गए हैं, उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा कि कौन सी बिल्डिंग ठीक है कौन सी गलत है। तो मैं चाहूंगा कि ये बड़ी मुश्किल वक्त है हमारी इस इंडस्ट्री के लिए कि लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है गलत है, ये लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। और हम इस चैनल पे आपसे कहते हैं कि हम इलीगल के खिलाफ हैं, हम जो भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ हैं। हम सर, आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पपुल भाई साहब, आपको ऐड करना चाहूंगी, इन्फ्लेशन की बात हो रही थी लेकिन बात थोड़ी जो है वो अलग हो गई। इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट हमने देखा कि रुपी डॉलर पैरिटी पे भी दिखाई देता है और काफी हद तक यहाँ पे एक इम्पैक्ट दिखाई देता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट के ऊपर एक जो हर्टिंग सिचुएशन है वो इसी 2 हफ्ते में दिखाई दे रही है। मार्केट भी इससे जो है वो इम्पेसिस दे रही है। तो क्या करेंगे सर, योर टेक ऑन? देखिए, इन्फ्लेशन तो बैडली इम्पैक्ट करता है कि आम आदमी को, जैसे फैक्ट्री में लोग काम करते हैं या आम मजदूर है, अब जब उसका इनपुट कम है, यानी वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन नहीं करेगा तो वो आउटपुट नहीं दे सकेगा। वो एम्प्लॉयर या एंटरप्रेन्योर पे भी प्रेशर देगा और वो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर देगा। और फिर गवर्नमेंट जब बेबस हो जाए फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशरी मेजर्स और भी हैं। मैंने आपको अर्ज किया कि IMF की ट्रांच जो है वो जनवरी में अब उन्होंने कहा हम देंगे। फिर उनकी अपनी अप्रोच है कि आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी होंगी, कंडीशंस। तो ये तमाम चीजों, ये होता है जब हम IMF के प्रोग्राम्स में जाते हैं तो उस वक्त हमें मुश्किलात हो रही होती हैं, लेकिन हम उसके 1 साल बाद ही देखते हैं कि उसके नताइज पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे वो चीजों की बेहतरी की बात हो, चाहे वो पॉलिसी रेट की बात हो। अब जबकि कोविड जैसी सिचुएशन में हमारे मुल्क को कितने ही आलमी एजेंसीज ने जो है वो सराहा है, तो आप नहीं समझते कि अब जो नताइज आएंगे वो बेहतरी की तरफ आएंगे? थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त होता है। वैसे मैं एक फ्रेंकली बात करूं, आई होप कि इट्स नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट, कि इसमें गवर्नमेंट कोई भी हो, सूबाई हो या फेडरल हो, उनकी PR डिपेंड करती है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू नेशन दैट व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, एंड वंस यू एक्सप्लेन फिर लोग समझते हैं। उनमें से चले 10-15% होंगे जो नासमझ होंगे, जिनकी इतना शऊर नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी का शऊर होगा और इसी कंसेंसस से आप आगे मूव कर सकते हैं। मैं भी जानता हूँ और प्राइम मिनिस्टर भी जानते हैं, मैं आम आदमी हूँ, प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटस पे हैं, तो हम अगर कलेक्टिवली इस चीज को समझ लें तो मेरा ख्याल है इशू का वो प्रेशर नहीं होगा जो इस वक्त हमारे ऊपर पाकिस्तान पे प्रेशर। आप देखिए डेली कमोडिटीज जो है उसकी प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, अनबेरेबल हैं। प्राइवेट एजुकेशन का रोल ज्यादा है, वो अपनी फीसों पर फीस बढ़ा रहे हैं और डे टू डे जो आपकी नीड है, कई सैलरीज जैसे सिंध ने बोला कि जी 25,000 रुपीज इज द मिनिमम सैलरी, वो भी अभी तक इशू है। इंडस्ट्रियलिस्ट मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे।
तो ऑल दिस कोलेक्टिवली नीड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आप आगे बढ़ सकें। वो कहा यह जाता है ना, कभी महंगाई हो रही है तो जो एक इंडिविजुअल सैलरी है वो भी बढ़नी चाहिए ताकि चीजों को पैरेलल किया जा सके। नहीं, महंगाई के अलावा ग्रोथ में तो हर चीज बढ़ती है। आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे सैलरीज भी बढ़ेंगी और डिमांड भी बढ़ेंगी। एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो 50 लाख हाउसेज की अनाउंसमेंट की थी, नो डाउट इट वाज वेरी विजनरी, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत इजी था और हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं पाकिस्तान में। देखिए 3 इदारे ऐसे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत तरीके से मदद की है। बिल्कुल, हमें उनको एंगेज करके उनसे सब्सिडी लेके और लो रेट्स पे लोन लेके और लोगों को आगे पास ऑन करना चाहिए था। फिर रोल आता हमारे बैंक्स का। अब गवर्नमेंट के पास इतना सरमाया नहीं होता, बैंक्स हैज टू प्ले रोल के वो किसी आम आदमी के पास 45 लाख, क्या मैं समझता हूँ कई मजदूर ऐसे हैं जो 45,000 भी एक कमरे के ना दे सकें। तो हाउ टू अफोर्ड देम, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। एंड आजकल कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या अमेरिका इवन हो, यू कैनॉट डिपेंड ऑन बोरिंग मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अब जो IMF ने कंडीशन लगाई है, जिससे अगर आप उसकी एक कंडीशन पढ़े, आने वाले वक्त में हमारी गवर्नमेंट पहले स्टेट बैंक से बोरो करती थी, अपनी सिक्योरिटी सेल करती थी, अब वो अंडर देयर ऑब्जेक्टिव हम नहीं कर सकेंगे, तो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विल हैव टू गो टू द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर से, अब प्राइवेट सेक्टर जब गवर्नमेंट को देगी और उनकी लिक्विडिटी कम होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त इकोनॉमिक सिनेरियो क्या होगा। राइट, चलें जी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम शौकत पोपलजई साहब से बात कर रहे थे और बात हो रही थी इंडस्ट्रीज के हवाले से। फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सर, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। इंडस्ट्रीज में जो अब एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का एक हम कहेंगे तरीक़ाकार है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली दिखाई देता है और ये वाहिद हल दिखाई देता है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो सर, आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा इसी को अगर इंटरटेन किया जाए या फैसिलिटेट किया जाए तो हम डेवलपिंग कंट्रीज के बराबर या फिर उस रेंज में या उस ट्रैक पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, इकोनॉमिक फ्री जोन भी है, अंदर CPEC जो बन रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसको मैच करते हैं। अब उस पर सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि इसमें जो लिक्विडिटी इशू नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जिस किस्म के इंसेंटिव है वो बहुत इंक्लाइंड होता है इसमें। अच्छा। आप देखें कराची का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बड़ा कामयाब है, इसी तरह ग्वादर में एक बना है वो भी कामयाब है, इसी तरह एक और भी है। इवन जो सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान के अंदर, वो भी इसी मद में आता है। अच्छा। और वो बड़ा साइलेंटली, हमारे और बहुत इश्यूज हैं बलूचिस्तान में, लेकिन वो साइलेंटली कामयाब प्रोजेक्ट चल रहा है। राइट। तो यू हैव टू फॉलो दीज मॉडल्स के, जो मॉडल भी चलता है, टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। मैं कहूं कि 1965 में बहुत कामयाब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, लेकिन 1965 का एनवायरनमेंट आज वो एनवायरनमेंट नहीं है। राइट। मैं 2040 की बात करूं कि अब 2021 में मैं 40 में पॉलिसीज ले जाऊं, इट विल नॉट बी पॉसिबल। टाइम चेंज होता है, हमें उस एनवायरनमेंट के मुताबिक चीजों को बनाना है। आने वाले वक्त में हम इंटरलिंक हो जाएंगे। इंटरलिंक मीन कि आज इंडिया हमारा उसको एनिमी समझते हैं, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट है कि आने वाले वक्त में शायद ऐसा ना हो। आज आपने अपने फॉरेन अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देख ली कि उन्होंने अफगानिस्तान के लिए उनको अलाउ कर दिया है कि आप लैंड रूट से गुड्स लेके जा सकते हैं। तो कल को दो बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, जो एक 1.5 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन के साथ है, एक 1.3 बिलियन, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया एंड चाइना। राइट। ये जब ट्रेड करेंगे तो विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि रूट हमारा इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में चीजें बहुत बदल जाएंगी। तो हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल असेंबली क्या करती है, सेनेट क्या, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे उससे क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे उससे ज्यादा वरी होगी।
राइट, चलें जी, समसम साहब को इंक्लूड करेंगे। सर, बात हो रही है जब बायलैटरल रिलेशन की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं जैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात की गई है, तो पाकिस्तान के अंदर CPEC की मद में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़बरदस्त काम होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ हम अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करें तो यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन बेहतर नज़र आती है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमें मज़ीद इन चीज़ों पर काम करना होगा। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे बुनियादी किरदार है। मैं आज आपको निशानदेही कर दूं कि नॉर्दर्न बाईपास, जो कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है, जो अप कंट्री की जो सप्लाई लाइन है वो है नॉर्दर्न बाईपास। आज भी नॉर्दर्न बाईपास पे आप जाएंगे ना तो सैकड़ों ट्रक्स की लाइन 2-2 घंटे तक लगी होती है जो अप कंट्री जा रहे हैं या वो अप कंट्री से आ रहे हैं कराची पोर्ट, क्योंकि यही रूट है अप कंट्री जाने और आने का। वहां पे सिंगल एक विंडो बनी हुई है जहां से एक एक ट्रक गुजरता है, जबकि उसका अप्रूवल्स हो चुकी हैं कि 3 ट्रैक पे नॉर्दर्न बाईपास को। और ये इस वक्त मैं समझता पूरे मुल्क में बहुत जगहों पे CPEC के हवाले से मैंने खुद विटनेस हूं, मैंने काम देखा है कि दूर दराज इलाकों में काम हो रहा है। इवन कालाबाग तक मैंने जाके देखा है कि वहां पे भी CPEC के जो रूट हैं वो बनने के बिल्कुल रेडी होने के मराइल में। लेकिन कराची पोर्ट से जो निकलता है रास्ता अप कंट्री जाने के लिए M9 के लिए, वो सिंगल ट्रैक पे जा रहा है। सिंगल ट्रैक पे भी चले गुजारा हो रहा है, लेकिन जो टूल है उस टूल पे उन्होंने एक सिंगल एंट्री और एग्जिट दी है। आप सोचें कि 2-2 घंटे ये हम अपने मुल्क को लेट कर रहे हैं, ये किसी ट्रक को लेट नहीं कर रहे। टाइम इज मनी। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि अगर प्रोफेशनल्स को लें और हाउसिंग के हवाले से अगर हुकूमत चाहे तो वो एक डिफाइन कर ले सिंध में 1-2 लाख एकड़ जमीन को, और उसी हमारे प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लेके उसको सब्सिडाइज नहीं करना, वो वहीं से अर्निंग करे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो घर दे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके बाद भी हुकूमत कमाएगी। हमारे पास वो प्लान है, वो आइडिया है। हमने पहले दिन से कहा कि बजाय इसके कि हम स्प्लिट। एग्जैक्टली सर, हम यहाँ पर हमने काफी सोल्यूशंस निकालने की कोशिश की और चीजें अपनी जो है वो ट्रैक पे नजर आती हैं, तो उनके लिए भी हमें तनकीद नहीं बल्कि हमने राय देने की कोशिश की कि चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आ सके। थैंक यू सो मच समसम साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। शौकत पोपलजई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल दिखाई ये देता है कि इकोनॉमी अभी भी एक हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव सिचुएशन में नजर आती है, लेकिन अगर चीजों को बैलेंस तरीके से रखा जाए तो काफी हद तक रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।